ठीक है, आज से हम उत्तराखंड का इतिहास शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले इतिहास करेंगे, फिर भूगोल, फिर उत्तराखंड का पॉलिटिकल और प्रशासनिक जो सिस्टम है, फिर उसके बाद करेंगे हम उत्तराखंड का जो इकोनॉमिक आपका परिवेश है, आर्थिक परिदृश्य, और उसके बाद उत्तराखंड के जो विविध टॉपिक हैं सारे के सारे। ठीक है, जनगणना है, खेल है, पर्यटन है, यहाँ का इकोसिस्टम है यानी कि पर्यावरण, सभी टॉपिक एक एक करके। तो सबसे पहले हम उत्तराखंड का इतिहास निपटा लेते हैं क्योंकि थोड़ा लंबा टॉपिक है। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति पूछा भी सबसे ज्यादा जाता है हर परीक्षा में। ठीक है, तो उत्तराखंड के इतिहास में अगर हम इतिहास की बात करते हैं, कभी भी हम इतिहास की बात करते हैं तो हमें पीछे जाना होता है, और मानव का एक लंबा इतिहास रहा है। ठीक है, पहले सामान्य तौर पर इतिहास की बात कर लेते हैं कि मानव का जो एक लंबा इतिहास रहा है वो जंगलों से लेकर के स्थायी जीवन तक आपका, और आज की जो विकसित व्यवस्था हम जिसे बोलते हैं, यहां तक का जो सफर तय करा है, हमेशा चीजें एक जैसी नहीं थी। समझ गया ना, शुरुआती मानव जंगली जानवरों जैसा था। समझ गया ना, धीरे धीरे विकास के क्रम में उसका आपका शारीरिक विकास भी हुआ, मानसिक विकास भी हुआ। समझ गया ना, और चीजों को सोचने समझने सारी क्षमताएं उसकी विकसित होती चली गई। शुरुआत में वो क्या आपके पत्थरों का उपयोग करता था, फिर उसने देखा कि पत्थरों से ज्यादा उपयोगी धातुएं हैं, फिर धातुओं का प्रयोग करने लगा। समझ गया ना, धातुओं के प्रयोग के बाद फिर क्रांति आ गई। समझ गया ना, मतलब एक बड़े से साम्राज्य को जीतने की ललक मानव के मन में पैदा हो गई और साम्राज्यवाद शुरू हो गया। समझ गया ना, तो इसी क्रम में हम इतिहास को पहले बांट लेते हैं कि हम किस भाग को क्या कहते हैं। जब भी हम इतिहास की बात करेंगे तो सबसे पहले उसके 3 भाग होंगे। समझ गया ना, पहला वह जब मानव केवल पत्थर का उपयोग कर रहा था, न तो वो किसी भाषा को जानता था और ना ही किसी लिपि को जानता था। ठीक है, बोली तो बोलता होगा, लेकिन बोली भाषा कब बनती है? जब हम उसे लिखने लग जाते हैं, तब उसे हम बोली को क्या बोलते हैं? भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका भाषा और बोली का मानव का इतिहास है वो शुरुआत से नहीं है। बोली तो थी परंतु भाषा और लिपि नहीं थी। ऐसा काल जिसके बारे में हमें मानव के कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उस समय का मानव लिख नहीं सकता था, यानी कि किसी भाषा और लिपि से परिचित नहीं था, बस बोल सकता था, आपस में बोल रहा होगा, सीधी सी बात रही होगी। समझ गया ना, जो भी उनकी आपसी क्या आपके संचार का माध्यम रहा होगा आपसी बातचीत का, वो तो रहा ही होगा बोली। समझ गया ना, आपके क्षेत्र की अलग, अफ्रीका की अलग, यूरोप की अलग, सबकी अलग अलग बोलियां हैं, वो तो बोलते ही होंगे, लेकिन किसी भी क्षेत्र में बोली भाषा और लिपि में कन्वर्ट नहीं हुई थी। समझ गया ना, तो इस काल के इतिहास के विषय में हमें जानने के लिए कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिलेगा, क्योंकि जब लिखना ही सीखा ही नहीं था तो लिखित कैसे मिलेगा। तो वह मानव सभ्यता का वह कालखंड जिसके विषय में कोई भी लिखित जानकारी हासिल नहीं होती है, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब आपने कहा कि लिखित नहीं है, तो 10,000 साल पहले, 16,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले के बारे में बताने के लिए कौन बैठा है फिर, कि हमें कैसे पता चला कि इनका जीवन ऐसा था? तो उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों से उनकी कार्बन डेटिंग हुई, पता चला कि ये 16,000 साल पहले का है, और उसी तरीके के उपकरण मिले। तो हमने अनुमान लगाया कि भाई इन्होंने पत्थर की कुल्हाड़ी जैसा हथियार बना रखा है, आरी जैसा हथियार बना रखा है, तो इसका मतलब पत्थर से ही वो क्या करते होंगे? शिकार करते होंगे। समझ गया ना। और दूसरी चीज, ओखलियां मिली, यानी कि वो शिकार या खाना कंदमूल जो भी मिलता होगा उन ओखलियों में कूटते होंगे, कप मार्क्स बोलते हैं जिन्हें। समझ गया ना, उनसे पता चला। कुछ समाधान मिले, समझ गया ना, जहां पर व्यक्ति को दफनाया गया होगा, तो उन समाधानों से पता चला कि इनका शारीरिक ढांचा कैसा रहा होगा। समझ गया ना, या किस क्षेत्र में ये रह रहे थे। इन सारी चीजों के बारे में जानने के स्रोत केवल क्या है? पत्थर और पत्थर से जुड़ी हुई वस्तुएं। इसीलिए प्राग ऐतिहासिक काल में पूरा का पूरा क्या आता है? पाषाण काल, यानी कि मानवीय जीवन पूरी तरीके से निर्भर था पत्थरों पर। पत्थरों की गुफाओं में रह रहे थे, पत्थरों से शिकार करते थे, पत्थरों से अपनी दिनचर्या चलाते थे, पत्थरों के नीचे ही क्या आपके दफना दिए जाते थे, समाधान कर दिया जाता था। तो पत्थर के अलावा उनके जीवन में क्या, उनके जीवन में कोई दूसरी चीज
थी ही नहीं। पत्थर के अलावा कोई भी चीज नहीं थी दूसरी उनके जीवन में। समझ रहे हो? तो इसलिए उस काल को क्या कहा गया? पाषाण काल। ठीक है, पाषाणकालीन सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसे हम प्राग ऐतिहासिक काल में रखते हैं। इन लोगों के विषय में कोई भी लिखित साक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, दूसरा काल इतिहास का कहलाता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक, अभी आपके हिंदी में भी आ गया था, इससे पहले जो पेपर हुआ था, क्या क्या था वो, बंदी रक्षक का ना, नहीं, ये जो आबकारी सिपाही का था, आबकारी सिपाही दरोगा और परिवर्तन सिपाही का, उसमें आया था ना, हिंदी वाले में आया था ना, ये ऐतिहासिक कालों से, प्राग ऐतिहासिक काल से। समझ गया ना? तो यही समझने की बात है। समझ रहे हो? अब जिन्होंने इतिहास के बारे में पहले पढ़ा होगा कि इतिहास के कालखंडों का आपका अध्ययन करने के लिए उसे ऐसे बांट लिया जाता है, तो उसके लिए बहुत आसान क्वेश्चन था। अन्यथा जो हिंदी के माध्यम से उसे करने का प्रयास कर रहे होंगे, उन्हें समझ ही नहीं आया होगा कि क्वेश्चन था क्या वो। ठीक है, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। वह समय जब इंसान ने बोली से आगे बढ़कर के भाषा और लिपि सीख ली थी। समझ गया ना? अब भाषा का प्रयोग करते होंगे और उसकी एक लिपि भी उन्होंने आपके इजाद कर ली, मतलब खोज ली। पर उन्होंने तो लिखा, वो क्या लिख गए हैं उस लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। समझ गया ना? या वह काल आपका क्या मौखिक रूप से साहित्य वहां पर सृजित हो चुका था। जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद का सृजन आपका कब 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हो गया था, लेकिन मौखिक हुआ था, लिखित नहीं था। समझ गया ना? ऋग्वेद या 4 के 4 वेद लिखे गए सूत्र काल में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जबकि ऋग्वेद शुरू कब हो गया था? 1500 ईसा पूर्व। अपने आरंभ के मतलब अपने रचित होने के 1000 साल बाद लिखा गया है ऋग्वेद। इसका मतलब उस काल में चीजें मौखिक ही चल रही थी, या फिर जो लिखा गया वो हम पढ़ नहीं पाए हैं, तो उसको ना तो हम प्राग ऐतिहासिक में रखते हैं ना ऐतिहासिक में, उसको रख देते हैं आद्य ऐतिहासिक में। ऐसा काल जिसकी भाषा और लिपि तो हमें प्राप्त हो चुकी है, लेकिन हम उसे पढ़ने और लिखने में अब तक सफल नहीं हुए हैं। तो इसमें दो सभ्यताएं आती हैं, एक कहलाती है आपकी हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, और दूसरी कहलाती है वैदिक सभ्यता, संपूर्ण वैदिक सभ्यता, ऋग्वैदिक ही नहीं बल्कि वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो अब हमें जब इनकी भाषा और लिपि को पढ़ा ही नहीं, जैसे हमें जो आपका हड़प्पाई स्थल है उनसे हमें लिपि मिली है जिसे हम चित्राक्षर लिपि बोलते हैं। समझ गया ना? चित्रों के रूप में वो लिपि लिखी गई है, लेकिन हम अब तक पढ़ नहीं पाए हैं कि ये लिखा क्या है। समझ गया ना? उस पर काफी वैज्ञानिक अध्ययन हो रहे हैं, जो लिपि शास्त्र के लोग हैं लगातार उसे पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब तक किसी को सफलता नहीं मिली है कि लिखा क्या है इन लोगों ने। समझ गया ना? इसीलिए क्या इसके विषय में जानने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं किस पर? पुनः उनके द्वारा उपयोग किए गए उपकरणों पर। समझ गया ना? यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पुरातात्विक साक्ष्य। ये भी पुरातात्विक साक्ष्यों से जाना जाएगा और ये भी। ठीक है, और इतिहास का तीसरा काल कहलाता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल का मतलब ऐसा काल जब मनुष्य ने भाषा और लिपि को आपका इजाद भी कर लिया था, और उन्होंने उस भाषा और लिपि में जो भी लिखा हम उसे पढ़ने में भी सफल हो गए। यानी कि जिन लोगों का इतिहास हमें लिखित रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाता है, उस काल को हम बोलते हैं क्या? ऐतिहासिक काल। भारत में जो महाजनपद युग है, समझ गया ना? ऐतिहासिक काल में कहां से? महाजनपद युग या बौद्ध और जैन धर्म का जो समय है 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, जिसे हम सूत्र काल बोलते हैं, वहां से अब तक का जो इतिहास है उसको रखते हैं हम किसमें? ऐतिहासिक काल में। यानी कि महाजनपदीय
युग या बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समय से, युग से अब तक का जो इतिहास है वो हमारे लिए क्या है? ऐतिहासिक काल है। वो हमारे लिए ऐतिहासिक काल है, क्योंकि उसके विषय में हम किससे? लिखित साक्ष्यों से भी बहुत कुछ जानते हैं। जैसे मौर्य काल के विषय में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा, समझ गया ना? कौटिल्य के अर्थशास्त्र की पुस्तक हमारे पास है, उसने तात्कालिक घटनाओं का जिक्र अपनी बुक में करा है। आज हम उसे पढ़ रहे हैं तो हमें पता चल जाता है मौर्यों की स्थिति क्या थी। या अशोक ने जो शिलालेख लिखवाए, उनके ऊपर जो लेख लिखा है, उनसे हमें पता चल जाता है कि उस समय की तात्कालिक स्थिति क्या थी, समझ गया ना? या फिर हम अगर देखें मेगस्थनीज, जो आपका किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, समझ गया ना? मेगस्थनीज ने अपना यात्रा वृत्तांत लिखा इंडिका, उसके कुछ पार्ट हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो उनमें हमें पता चलता है कि वो तात्कालिक भारत के विषय में क्या लिख रहा है, समझ गया ना? या पुराणों में उस समय पुराण लिखने शुरू हो गए थे। जैसे ये हमारा क्या है? महाजनपदीय युग। महाजनपदों में सबसे श्रेष्ठ महाजनपद कौन साबित हुआ सबसे पहले? मगध। और मगध में ही हर्यक राजवंश की स्थापना हुई। हर्यक राजवंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, समझ गया ना? ये तीन के तीन राजवंशों के विषय में जो भी हमें जानकारी मिलती है वो पुराणों से मिलती है। उनके विषय में पुराणों में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो हमें पता चलता है कि हाँ, यहां पर ये राजवंश थे, समझ गया ना? तो यहां से हमें लिखित चीजें मिलनी शुरू हो जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जो क्या है? त्रिपिटक है, समझ गया ना? हालांकि इनका संकलन तो बाद में बौद्ध संगतियों के समय हुआ, समझ गया ना? पिटकों का संकलन, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें क्या, जो उस समय के महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए आपके वचन या उपदेश थे, समझ गया ना, उनका हमें लिखित रूप से चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाती हैं। तो महाजनपदीय युग मान लो, अगर बहुत ही प्रमाणित मानते हो तो मौर्य काल सबसे प्रमाणित समय है जहां से हमें लिखित रूप से सारी चीजें प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। तब से अब तक का इतिहास हम ऐतिहासिक काल के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, इतिहास के तीन कालखंड हैं। वह समय जब मनुष्य अपने विकास के प्रथम चरण में था और वह भाषा और लिपि नहीं जानता था, तो उनके बारे में हमें कैसे पता चले? उनके बारे में हमें पता चलेगा उनके द्वारा उपयोग किए गए पाषाण उपकरणों से, जिन्हें हम पुरातात्विक साक्ष्य बोलते हैं। दूसरा काल वह काल जब मनुष्य भाषा और लिपि सीख गया था, परंतु इत्तेफाक से उनकी भाषा और लिपि को हम नहीं पढ़ पाए। मिली तो है हमें, पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए हमने उन्हें किस में रख दिया? आद ऐतिहासिक काल में। है मगर पढ़ नहीं पाए, ठीक है? और तीसरा, जिनकी भाषा लिपि है भी और हम पढ़ भी रहे इतिहास में, उसको बोलते हैं ऐतिहासिक काल, ठीक है? अब बात करते हैं किसकी? उत्तराखंड की। किसकी? उत्तराखंड की। तो ये जो आपका उत्तराखंड है, जब हम उत्तराखंड पढ़ते हैं तो इसमें भी बात आती है कि उत्तराखंड में पाषाण काल की में क्या था स्थिति, उत्तराखंड में आद ऐतिहासिक काल में क्या स्थिति थी, उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की स्थिति क्या है, समझ गया ना? तो उसी क्रम पर हम उत्तराखंड के इतिहास को भी जानने का प्रयास करते हैं। जब बात उत्तराखंड की आती है तो पाषाण काल उत्तराखंड में पहले तक ये माना जाता था कि आर्यों के आगमन के बाद ही इतिहास इस क्षेत्र में, जो हमारा क्या है उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, ये आर्यों के आगमन के बाद ही क्या हुआ? मानवीय, आपका पहले नो मेंस लैंड था, मतलब यहां लोग नहीं रहते थे, ये माना जाता था। आरंभ में सब लोगों की यही थ्योरी थी कि इस क्षेत्र में लोगों का निवास नहीं था। जब आर्य आए तब से यहां लोगों का निवास शुरू हुआ, समझ रहे हो? ऐसा माना जाता था। लेकिन जैसे जैसे यहां पर पुरातात्विक खोजें शुरू हुई, समझ गया ना, लाखों उडियार की गुफाएं मिली, उनकी कार्बन डेटिंग हुई, या अन्य गुफाएं फड़कानौली में मिली, लोथाप में मिली, समझ गया ना, पेटसाल में मिली, उधर चमोली में आपका किमनी में, गोरखा में, समझ गया ना, यहाँ उत्तरकाशी में हुडली में, समझ गया ना, जगह जगह क्या शैलाश्रय मिले जिनमें लोग रह रहे थे, और पता चला उनकी कार्बन डेटिंग कराई गई तो वह बहुत ही प्राचीन निकले, खासकर लाखों उडियार। भारत में मानवीय सभ्यता के इतिहास में जो सबसे प्राचीन क्या है? पेंटिंग्स हैं, समझ गया ना, उनमें भीमबेटका मध्य प्रदेश के बाद दूसरा स्थान आता है, किसका? अल्मोड़ा के लाखों उडियार का, समझ गया ना, जिसने यह पुष्टि कर दी कि आज से 10,000 साल 16,000 साल पहले जब पूरा पाषाण काल चल रहा था, तब भी उत्तराखंड में मानवीय निवास था, और उसकी उपस्थिति के साक्ष्य क्या है? उनके द्वारा बनाए गए ये शैलाश्रय या निवास, जिस पर उन्होंने पेंटिंग भी करी। नहीं तो पेंटिंग करने कौन आया?
यहां रहते होंगे ना, तभी तो उन्होंने पेंटिंग करी। और अल्मोड़ा में लाखोटियार के 15 किलोमीटर के दायरे में, परिधि में कई ऐसे स्थल मिले हैं जहां से पुष्टि हो चुकी है कि पाषाण काल में यहां पर मानव निवास कर रहा था। समझ गया ना। तो उसके बाद ये पता चला कि उत्तराखंड में भी प्राग ऐतिहासिक काल में जीवन था, और ये जीवन क्या कहलाया? पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल के विषय में जानने के स्रोत क्या है हमारे पास? जैसे ऋग्वेद में भी क्या इस क्षेत्र के लिए आपका कई जगहों पर उल्लेख मिला हुआ है। समझ गया ना। उत्तर कुरु कहा है या आपका देवभूमि कहा है, इस तरीके के जो शब्द मिले हैं हमें पुराणों में, समझ गया ना, या आपके ब्राह्मण साहित्य में, उपनिषदों में, समझ गया ना, महाभारत में, पाणिनि के अष्टाध्यायी में, समझ गया ना, रामायण में कई जगहों पर इस क्षेत्र का जिक्र आया है। इस क्षेत्र का जिक्र इसलिए आया है क्योंकि मानवीय गतिविधियां होती होंगी। अगर मानवीय गतिविधियों से अछूता होता तो इनमें जिक्र कैसे होता है इस क्षेत्र का? तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो आपका हड़प्पाई और वैदिक सभ्यता का समय चल रहा था भारत में, उस समय उत्तराखंड में भी जनजीवन चल रहा था, जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे? धार्मिक साहित्य से। धार्मिक साहित्य से, ठीक है। उसके बाद बात आती है ऐतिहासिक काल क्या। ऐतिहासिक काल के विषय में भी हमारे यहाँ तो कोई साहित्य नहीं लिखा गया आरंभ में, साहित्य लिखना बाद में शुरू हुआ उत्तराखंड में। समझ गया ना। शुरुआत में उत्तराखंड में कोई साहित्य नहीं है, समझ गया ना। बाद में साहित्य लिखा जाना शुरू हुआ उत्तराखंड में। तो उस साहित्य में आप देखोगे जो आपके जो आरंभिक हमारे यहाँ जानकारियां मिलती हैं वो बाह्य साहित्य से, वही समझ गया ना। महाभारत से हमें पता चलता है कि इस क्षेत्र में आपके कुनिंदों का शासन चल रहा था, जिक्र है महाभारत में। समझ गया ना। महाभारत के वन पर्व में जिक्र है किसका? कुनिंदों का, सुबाहु का। समझ गया ना, जिसने महाभारत के युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ाई लड़ी थी। समझ गया ना। और उसने जब पांडव स्वर्ग को जा रहे थे तो उस समय उसने उन्हें भोज भी करवाया था। इस तरीके के जिक्र, समझ गया ना। और यहां से प्राप्त विभिन्न तरह के साक्ष्यों से भी यह प्रूफ हो गया कि यहां पर ऐतिहासिक काल में बहुत से स्थानीय राजवंशों ने शासन किया है, जिसमें आपका मुख्यतः ऐतिहासिक काल में जब हम बात करते हैं तो स्थानीय राजवंशों में जिक्र आता है क्या? कुनिंदों का। कुनिंद, समझ गया ना। मौर्यों का भी शासन रहा है, तभी तो कालसी में अशोक शिलालेख स्थापित करके गया, उसके साम्राज्य का हिस्सा था, तभी तो उसने वहां पर क्या अपना शिलालेख स्थापित करवाया और कहा कि इस क्षेत्र में मैंने क्या पशु पक्षियों के लिए भी चिकित्सा की व्यवस्था कर दी, सभी जीव जंतुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था कर दी। यानी कि वो क्षेत्र उसके नियंत्रण में रहा होगा, तभी तो उसने करा होगा। देखो ये मौर्यों के नियंत्रण में भी रहा है, कुषाणों के नियंत्रण में भी रहा है उत्तराखंड, समझ गया ना। संभवतः गुप्तों के नियंत्रण में भी रहा है, हर्षवर्धन के भी नियंत्रण में रहा है। हर्षवर्धन के बाद फिर वहां कोई केंद्रीय सत्ता स्थापित नहीं हो पाई, बाह्य सत्ता ने यहां शासन नहीं करा, समझ गया ना। इसीलिए फिर उसके बाद आपके कत्यूरों को पनपने का मौका मिला और कत्यूरों के बाद चंद और पवारों को पनपने का मौका मिला। कुनिंदों के बाद एक शासक मिलते हैं, कौन? पौरव। पौरवों के बाद मिलेंगे कौन? कत्यूर, समझ गया ना। कत्यूरी भी कहा है, कार्तिकेयपुर भी कहा है, समझ गया ना। मैंने क्या बोला, बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन मैं आपको स्पष्ट चीजें बता दूंगा कि इसमें कंफ्यूजन क्यों नहीं करना है जब आगे इनकी बात आएगी, समझ गया ना। इसके बाद फिर कौन हुए? दो समकालीन हुए, चंद और पवार, ठीक है। फिर इसके बाद कौन आए? आपके गोरखे, फिर उन्होंने एकीकृत कर दिया, समझ गया ना। उसके बाद कौन आए? अंग्रेज। अंग्रेजों के समकक्ष ही एक टिहरी रियासत भी चली स्वतंत्रता काल तक। ये ऐतिहासिक काल है, कुनिंद, पौरव, कत्यूर, चंद, पवार, गोरखे, अंग्रेज और टिहरी, ये साथ साथ चलते रहे, समझ गया ना। तो इस तरीके से ऐतिहासिक काल में हम इनको पढ़ेंगे। तो पाषाण काल में हमने पढ़ना है कि उत्तराखंड में मानवीय उपस्थिति के साक्ष्य क्या है, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल में हमने पढ़ना है कि हड़प्पा सभ्यता और ऋग्वेदिक काल के समय में उत्तराखंड की मानवीय उपस्थिति के साक्ष्य क्या है, वही आपसे पूछा जाना है एग्जाम में, समझ गया ना। और तीसरे कालखंड में, ऐतिहासिक कालखंड में, हमने उत्तराखंड के सारे राजवंशों का
आपका एक विस्तृत अध्ययन करना है। ठीक है, तो यही हमारे उत्तराखंड के इतिहास में होगा। संस्कृति इसमें नहीं पढ़ेंगे, संस्कृति अलग से पढ़ेंगे। उत्तराखंड की संस्कृति एक बड़ा टॉपिक है और बहुत विविधतापूर्ण टॉपिक है, समझ गया ना, क्योंकि हर क्षेत्र की संस्कृति अपनी एक अलग पहचान रखती है और अलग तौर तरीके से प्रस्तुत होती है। तो उसके विषय में जो भी चीज होगी हम उत्तराखंड की संस्कृति वाला टॉपिक अलग से करेंगे। यहाँ केवल हम विशुद्ध रूप से इतिहास का टॉपिक करेंगे। जब हम इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में, तो सबसे पहले क्या आएगा इतिहास में? सबसे पहली चीज क्या आएगी प्राग ऐतिहासिक काल में? पाषाण सभ्यता। क्या आएगी उत्तराखंड के इतिहास में? प्राग ऐतिहासिक में अगर उत्तराखंडी की बात करेंगे तो क्या आएगा? पाषाण काल। पाषाण काल में यहां मानव रह रहा था या नहीं रह रहा था, इसके विषय में हमें जानकारी किन किन स्रोतों से मिलती है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गया ना? जो ये प्रूफ करेंगे कि उत्तराखंड में हमेशा से ही जनजीवन था, जब से मानवीय सभ्यता आपके शुरू हुई है तब से आपका क्या यहां पर जनजीवन उपस्थित था, जिसके साक्ष्य के रूप में हमें पाषाण काल में उत्तराखंड के जो साक्ष्य हैं उनके रूप में हमें सबसे पहले पढ़ेंगे क्या? पाषाण उपकरण। क्या पढ़ेंगे? पाषाण उपकरण। उत्तराखंड में 4 जगहों से पाषाण उपकरण मिले हैं। यमुना घाटी में, कालसी के अगल बगल से। ठीक है, क्या होते हैं पाषाण उपकरण अभी बता रहा हूं। उसके बाद जो अलकनंदा घाटी है उसमें आपका श्रीनगर के समीप से। उसके बाद पश्चिमी रामगंगा घाटी है, समझ गया ना? पश्चिमी रामगंगा घाटी में बहुत जगहों से मिले हैं पाषाण उपकरण। ठीक है, और चौथा खुटानी नाला, नैनीताल का जो खुटानी नाला है वहां से पाषाण उपकरण मिले। ठीक है, अगर हम उत्तराखंड के मैप में देखें, जो ऐसा हमारा मैप है, तो यहां कालसी से, उसके बाद फिर यहां श्रीनगर से, उसके बाद फिर यहां पूरी रामगंगा घाटी से, और उसके बाद फिर यहां नैनीताल, यानी कि इस पूरी पट्टी में उत्तराखंड में पाषाण उपकरण मिले हैं। यानी कि इस क्षेत्र में पाषाण कालीन आदि मानव रह रहा था, जिसके साक्ष्य पाषाण उपकरण हैं, जिन्हें केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने खोजा है। समझ रहे हो? केपी नौटियाल और यशोधर मठपाल ने इन 4 जगहों से खोजा है। तो ये पुष्टि करते हैं इस बात की कि यहां पर पाषाणकालीन जीवन था। दूसरे पुष्टि करने के स्रोत हैं शैलाश्रय। दूसरे क्या हैं? शैलाश्रय। शैलाश्रय मतलब शैल धन आश्रय, यानी कि शैल का मतलब क्या होता है? चट्टान, चट्टान या पत्थर, समझ गया ना? उसमें स्थित आश्रय, क्योंकि मानव ने अभी मकान बनाना तो सीखा नहीं था, स्थायी जीवन में प्रवेश ही नहीं किया। स्थायी जीवन में प्रवेश तो नवपाषाण काल में हुआ ना, समझ गया ना? नवपाषाण काल में। तो शैलाश्रय में अगर आप देखोगे तो उत्तराखंड में शैलाश्रय बहुत सारी जगहों से मिले हैं। इसमें सबसे ज्यादा शैलाश्रय मिले हैं कहां? अल्मोड़ा में, वो भी लाखू उडियार के 15 किलोमीटर के दायरे में। समझ गया ना? अल्मोड़ा में आपका लाखू उडियार है, फड़का नौली है, लेथाप है, काला माटी है, मल्ला पेनाली है और फलसीमा है। इतने स्थानों से विभिन्न तरह के आपके क्या शैलाश्रय और उनमें की गई उन मानवों के द्वारा चित्रकारी के साक्ष्य हमें मिले हैं, जो प्रूफ करते हैं कि इस क्षेत्र में मानव रह रहा था। दूसरा शैलाश्रय की बात करेंगे तो कहां से? चमोली से। किमनी गुफा और गोरखा गुफा, ये दोनों ही कहां से मिली है? चमोली से। किमनी वाली तो किमनी गांव में ही है और गोरखा गुफा है कहां? डुंगरी गांव में। दो अलग अलग है। ठीक है, एक गुफा हमें कहां से मिली है? हुडली। कहां? सॉरी, उत्तरकाशी। कहां से? उत्तर काशी में हुडली से। अभी इनकी बात करेंगे हम, अभी मैं वैसे ही मोटा मोटा समझा रहा हूं। ठीक है, एक आपका गुफा आपके पुरौला से भी मिली है। पुरौला में
शंख लिपि में काले अक्षरों में आपके कुछ चित्र मिले हैं।